हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सबसे पहले तो ये एक्ट नंबर 20 है 1958 का, और इसको जो एसेंट मिली थी वो मिली थी 16 मई 1958 को। इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ये एक्ट प्रोवाइड हुआ है रिलीज करने के लिए ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पे या फिर आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, प्रोबेशन मतलब कुछ टाइम के लिए रिलीज करना, और एडमोनिशन मतलब होता है कि एक तरह की वार्निंग देकर आप जब किसी को रिलीज करते हो। सो इसके अंदर टोटल 19 सेक्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल हमें पता है, एक्सटेंट ये होल ऑफ इंडिया में होता है, ये जो एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। अब ये हट गया है 2019 के लॉ के बाद से। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है यानी कि जो कमेंसमेंट डेट है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो जैसा कि ये आरजेएस के एग्जाम में आता है और एमपी एडीपीओ के एग्जाम में भी आता है, तो मैं आपको उन दोनों स्टेट की इन्फोर्समेंट डेट बता देती हूँ। राजस्थान में ये इन्फोर्स हुआ था 1 अक्टूबर 1962 से, और मध्य प्रदेश में ये इन्फोर्स हुआ था 1 फरवरी 1962 से। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की, जिसमें कि 4 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है एम ए कोड की। कोड यहाँ पे जो है वो सीआरपीसी जो है हमारा उसको माना जाएगा। यहाँ पे 1898 लिखा है, बट अब हम 1973 का सीआरपीसी फॉलो करते हैं, तो वही होगा यहाँ पे भी। फिर है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर वो जो कि सेक्शन 13 में रिकग्नाइज्ड है। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, और डी में लिखा है कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है उनका मीनिंग हम लेंगे सीआरपीसी से। फिर से यहीं पे 1898 लिखा है, 1973 इसको कर लीजिएगा। फिर है सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। ये सेक्शन कहता है कि जब भी कोई पर्सन जिसने कौन सा ऑफेंस किया हो, सेक्शन 379, 380, 381, 404 या 420 ऑफ आईपीसी, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया हो जिसकी जो सज़ा है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं है विद फाइन और विद बोथ, ठीक है, अंडर आईपीसी या फिर एनी अदर लॉ, और उसका कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है उसके अगेंस्ट, तो हैविंग रिगार्ड टू दीज 3, ये 3 जो मैंने येलो अंडरलाइन कर रखे हैं इसको देख लीजिएगा। सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, ये सब जो है कोर्ट देखेगी, और अगर उससे लगता है तो वो उन्हें सेंटेंस करने की जगह या फिर प्रोबेशन पे छोड़ने की जगह क्या कर देगी, उनको ड्यू एडमोनिशन के साथ रिलीज कर देगी, यानी कि उनको एक वार्निंग देकर रिलीज कर देगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3 और 4। इससे पूछा जाता है कि कब एडमोनिशन पे रिलीज करते हैं, कब प्रोबेशन पे रिलीज करते हैं, और ये भी एमसीक्यूज में आता है कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, क्या चीज़ देखी जाती है क्या नहीं देखी जाती है। अब सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि जब भी कोई पर्सन किस ऑफेंस का गिल्टी है जो कि पनिशेबल नहीं है डेथ से या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ से, और जो भी है उसके सर्कमस्टेंसेस देखेगी, वही नेचर ऑफ द ऑफेंस और कैरेक्टर देखेगी, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमें उसे एक साथ सेंटेंस करने की ज़रूरत नहीं है पनिशमेंट में, तो उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेगी विद और विदाउट श्योरिटी, और ये जो टाइम पीरियड है जिसमें वो रिलीज़ करिए तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 3 ईयर्स, और उस टाइम पे उसको पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखना होगा उस ऑफेंडर को। आगे इसका प्रोविजन है, उसमें लिखा है कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं करेगी कि ऐसे किसी भी ऑफेंडर का रिलीज, ठीक है, प्रोबेशन पे जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि जो ऑफेंडर है या फिर जो श्योरिटी है उसका एक फिक्स प्लेस है अबॉर्ड का, यानी कि रहने का, या फिर एक रेगुलर ऑक्यूपेशन का उसका एक फिक्स प्लेस है वहाँ पे जहाँ पे वो कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है या जहाँ पे वो ऑफेंडर रहने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि जब भी ऐसा कोई ऑर्डर करती है कोर्ट की रिलीज करने वाला प्रोबेशन पे, तो कोर्ट को कंसिडरेशन में लेना है रिपोर्ट जो कि प्रोबेशन ऑफिसर बना कर देगा। उस केस से रिलेटेड जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होगा, जब भी वो रिपोर्ट देगा उसके हिसाब से ही वो डिसाइड करेगी कि उसे रिलीज करना है या नहीं करना है। आगे ये लिखा है कि जब ऑफेंडर को रिलीज करती है तो उस ऑफेंडर को क्या है, वो प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहने के अंडर का भी जो है कंडीशन इम्पोज कर सकती है कि भैया आपको इस प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहना पड़ेगा, बट ये जो टाइमिंग है इट शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर। फिर आगे यही लिखा हुआ है कि ऑफेंडर से ये बॉन्ड एंटर करवाएंगे, जो भी कंडीशंस हैं अगर आप उन पे कोई इम्पोज करते हो कि भाई वो ऑब्जर्व करेंगे और सब कुछ उसको अग्री करेंगे, उसके बाद आप ऑफेंडर को एक्सप्लेन करोगे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसको भी कॉपी जो है सुपरविजन ऑर्डर की उसको भी दोगे, श्योरिटी को भी दोगे और प्रोबेशन ऑफिसर को भी दोगे। नाउ सेक्शन 5,
पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। इसके अंदर बोला है कि जब भी कोर्ट किसी को सेक्शन 3 या 4 के अंडर रिलीज कर रही है ना एडमोनिशन या प्रोबेशन पे, तो वो उससे डायरेक्ट कर सकती है कि वो कंपनसेशन भी पे करे जितना भी रीजनेबल है, लॉस या इंजरी जो उसने अदर पर्सन को कॉज की उसके लिए, या जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो भी रीजनेबल लगती है। और ये जो कॉस्ट और कंपनसेशन वो पे करेगा वो रिकवर किया जाएगा एज अ फाइन एज पर सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ द कोड यानी यहाँ पे CRPC की बात हो रही है। फिर सेक्शन 6 है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। ये सेक्शन बोलता है कि जब भी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज जो है 21 ईयर्स से कम है, ठीक है, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, ठीक है, यानी कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा उसने कोई काम नहीं किया है, ना ही जिसमें डेथ पनिशमेंट मिलती है वैसा उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो कोर्ट जो है उसको नहीं कर सकती सेंटेंस अनलेस वो सेटिस्फाइड है उन तीनों चीज़ों को देख के। किन तीनों को चीज़ों को देख के? सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस देख के, नेचर ऑफ द ऑफेंस देख के और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देख के कि उसे हमें सेंटेंस करना चाहिए। और जब भी वो ऐसा सेंटेंस करेगी तो उसे अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न, ठीक है। और जो कोर्ट है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भाई सेक्शन 3 या 4 में डील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो रिपोर्ट लेगी प्रोबेशन ऑफिसर से, उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगी और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी ऑफेंडर के कैरेक्टर को लेकर, फिजिकल या मेंटल कंडीशन को लेकर, उन सबको भी क्या करेगी? कंसिडर करेगी ऐसा कोई भी सेंटेंस पास करने से पहले। फिर है सेक्शन 7 रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, जो भी रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर दे रहा है ऑफेंडर के बारे में उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। दूसरा जो है एक्सेप्शन है इसका कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उस रिपोर्ट का सब्सटेंस जो कोर्ट है वो ऑफेंडर को, अगर उन्हें ऐसा सही लगता है तो, है ना, ठीक है, और उससे एविडेंस मांग सकते हैं ऑफेंडर से कि वो प्रोड्यूस करे जो भी उसको मैटर लगता है रिलेटेड उससे। फिर है सेक्शन 8 वेरिएशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। इस सेक्शन में बोला गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो हमने बॉन्ड एंटर करवाया था ऑफेंडर से सेक्शन 4 के अंदर वो ज़रूरी होगा या ना उसका एक्सपीडियंट है या नेसेसरी हो रहा है कि उसको हम चेंज करें उसकी कंडीशन को, तो वो उसको वेरी कर सकते हैं बॉन्ड की कंडीशंस वगैरह को, एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन, बट वो जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर से एक्सीड फिर भी नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, इसके आगे लिखा है कि वो वेरिएशन तब तक नहीं आप कर सकते जब तक आप ऑफेंडर और श्योरिटी को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो ऑफ बीइंग हर्ड। आगे लिखा है कि अगर श्योरिटी रिफ्यूज कर देता है, कंसेंट नहीं देता है अपनी ऐसे भी किसी भी वेरिएशन को लेके, तो कोर्ट जो है ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो वापस एक फ्रेश बॉन्ड एंटर करे। और अगर ऑफेंडर रिफ्यूज कर दे फ्रेश बॉन्ड एंटर करने से या फिर फेल हो जाए किसी और रीज़न की वजह से कि उसे श्योरिटी नहीं मिल रहा है या कोई और रीज़न रहा है, तो कोर्ट जो है उसे सेंटेंस कर देगी जिस भी ऑफेंस के लिए वो गिल्टी फाउंड हुआ था। और अगर कोर्ट को लास्ट में बोला गया है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है प्रोबेशन ऑफेंडर की प्रोफेशनल ऑफिसर की एप्लीकेशन पे कि अननेसेसरी है हमारा ऑफेंडर को सुपरविजन के अंडर रखना, तो वो डिस्चार्ज कर सकते हैं बॉन्ड को और जो भी एंटर हुआ होता है उसके द्वारा। फिर है सेक्शन 9 प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। इसमें लिखा है कि जहाँ पे भी कोर्ट को ऐसा लगता है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे या फिर किसी अदरवाइज, ठीक है, कि ऑफेंडर जो है फेल हो गया अपनी कंडीशंस को ऑब्जर्व करने में, तो वो क्या है वारंट इशू करेगी अरेस्ट का या फिर समन इशू करेगी उसको या उसकी श्योरिटी को और उन्हें बुलाएगी कि अटेंड करें वो आकर। और जब वो अपीयर करेंगे कोर्ट के सामने तो या तो उन्हें रिमांड कर सकती है कस्टडी में या फिर उन्हें बेल दे सकती है। और जब वो उस मैटर को हियर करेंगी और उन्हें सच में ऐसा लगेगा, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ऑफेंडर फेल हो गया था अपनी कंडीशन ऑब्जर्व करने में, तो वो ऑफेंडर को सेंटेंस कर देंगे जिस भी ओरिजिनल ऑफेंस जो भी उन्होंने कमिट किया था उसके लिए, या फिर अगर जो फेलियर था वो फर्स्ट टाइम था तो उस पर पेनल्टी लगा देंगे नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। बट अगर जो पेनल्टी लगाई है वो भी उसने पे नहीं करी, जो भी पीरियड उसको कहा था कि इस टाइम तक आप पे कर देना, तो फिर से जो कोर्ट है उसको सेंटेंस कर सकती है ओरिजिनल ऑफेंस जो भी उसने कमिट किया था उसके लिए। अब इसमें लिखा है सेक्शन 10 प्रोविजन एज टू श्योरिटीज़, यानी कि श्योरिटीज़ पे जो है वही सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे जो कि CRPC में है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं जो मैंने कट कर रखे हैं, तो ये जो सेक्शंस है CRPC वो पहले वाला उसके 1898 के अकॉर्डिंग है, बट अभी 1973 का चल रहा है, तो उसके जो सेक्शंस है वो आप देख लो। सेक्शन है 121, 122, 123, 124, 446, 446A, 448 एंड 449। तो ये सारे जो सेक्शंस है CRPC 1973 के वो एप्लीकेबल होंगे श्योरिटीज़ पे।
फिर है हमारा सेक्शन 11, ये कहता है कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर्स अंडर दिस एक्ट, अपील एंड रिवीजन, पावर ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। ये कहता है कि जो भी कोर्ट एम्पावर है ऑफेंडर को ट्राई करने के लिए, ठीक है, और हाई कोर्ट भी या कोई अदर कोर्ट भी जो है अपील या रिवीजन में जब ये केस जाता है, ठीक है, अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, जो भी जब भी ये केस जाएगा तो वो सब जो है इसके अंडर, जो एक्ट के अंदर जो ऑर्डर्स पास है वो कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि अगर हाई कोर्ट नहीं ट्राई कर रहा है ऑफेंस को, तो जो अपील है वो ओरिजिनली जिस कोर्ट में लाई करेगी उसी में लाई करेगी, ठीक है। कोर्ट जो है आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कन्विक्टेड पर्सन और प्रोबेशन ऑफिसर कॉल कर सकता है या एग्जामिन कर सकता है केस के रिकॉर्ड्स, और जो भी ऑर्डर उन्हें ठीक लगता है वो पास कर सकता है। आगे लिखा है कि जब सेक्शन 3 और 4 में ऑर्डर कोई पास हुआ है तो अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, रिवीजन की पावर के तहत उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं और कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। बस वो जो सेंटेंस है वो ग्रेटर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जितनी भी उसको ओरिजिनली इन्फ्लिक्ट की जाती या इन्फ्लिक्ट की गई होती, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है सेक्शन 12, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। जो भी पर्सन गिल्टी फाउंड हुआ था ऑफेंस का बट उसे रिलीज किया गया था सेक्शन 3 या 4 के तहत, तो वो किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र नहीं करेगा जो भी उस कन्विक्शन से अटैच्ड होता है ना, कि कभी आप अगर इस चीज़ के लिए कन्विक्ट हुए हो, आपने ऐसा कोई क्राइम किया है तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ में आपको रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको उन सेक्शंस के तहत रिलीज किया गया है तो आप पे वो डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं लगेंगे। बट आगे लिखा है प्रोवाइडेड में कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर आपको रिलीज के बाद ओरिजिनल ऑफेंस के लिए कर दिया है सेंटेंस, तब तो फिर आप पे डिस्क्वालिफिकेशन अटैच होंगी। अब है सेक्शन 13, प्रोबेशन ऑफिसर, इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें लिखा है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो कौन अपॉइंट करेगा, कोई भी ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है प्रोबेशन ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर को जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। दूसरे में लिखा है कि जो है पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है सोसाइटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा अगर कोई पर्सन प्रोवाइड किया गया तो वो, और एक्सेप्शनल केसेस में जो भी कोर्ट को फिट लगता है कि हाँ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में हम इसे प्रोबेशन ऑफिसर बना सकते हैं तो वो भी प्रोबेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है। इसी में लिखा है कि जो कोर्ट जिसने पास किया था ऑर्डर सेक्शन 4 में, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे ऑफेंडर रिसाइड कर रहा है, तो वो भी जो है प्रोबेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट कर सकते हैं सुपरविजन ऑर्डर में जो है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लिखा है कि प्रेसिडेंसी टाउन्स को हम डिस्ट्रिक्ट मानेंगे, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मानेंगे। फिर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो किस तरह से अपनी एक्सरसाइज करेगा ड्यूटीज़, वो एक्सरसाइज करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऑफेंडर जो है रिसाइड कर रहा है, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर नीचे रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। अब है सेक्शन 40 में ड्यूटीज़ क्या क्या होती है प्रोबेशन ऑफिसर्स की, ये भी सवाल बहुत आता है। सबसे पहली ऑब्वियस ड्यूटी है कि वो इंक्वायर करेगा सर्कमस्टेंसेस, होम सराउंडिंग्स, जो भी अक्यूज्ड है ऑफेंस है ऑफेंडर है, ठीक है, उसके सर्कमस्टेंसेस वगैरह सराउंडिंग वगैरह की जो भी है इंक्वायरी करेगा और डिटरमाइन मतलब हेल्प करेगा कोर्ट को डिटरमाइन करने में कि किस तरीके से उसको डील करना चाहिए। सेकंड है हमारा सुपरवाइज करेगा वो प्रोबेशनर्स को, ठीक है, हम सुपरविजन ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो सुपरवाइज करेगा वो प्रोबेशनर्स को और जहाँ पे भी उसे लगेगा उनको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में भी हेल्प करेगा। थर्ड है एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा ऑफेंडर्स को कॉस्ट और कंपनसेशन पेमेंट के रिगार्डिंग। फिर एडवाइस और असिस्ट करेगा सेक्शन 4 के तहत जो भी पर्सनस हैं जिनको रिलीज किया गया है। लास्ट है हमारा अदर ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जो भी उसे प्रिस्क्राइब की गई होंगी। फिर है सेक्शन 15, प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं या जो भी अपॉइंट हुए हैं अदर ऑफिसर उनको हम पब्लिक सर्वेंट्स मानेंगे। पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में। फिर है सेक्शन 16, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ, यानी कि कोई भी सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स लाई नहीं करेगी किसके अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर या जो भी अदर ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उसके अगेंस्ट, अगर उसने गुड फेथ में कोई इस एक्ट के तहत वर्क किया है तो। फिर है सेक्शन 17 में पावर टू मेक रूल्स, हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट इसकी कमेंसमेंट की वो निकालती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है रूल्स बनाने की, बट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट को लेके प्रोबेशन ऑफिसर के, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके, वो किस एरिया में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे उसको लेकर। फिर ड्यूटीज़ क्या होंगी प्रोबेशन ऑफिसर्स की और उनका रिपोर्ट सबमिशन कैसे होगा वो सब। कंडीशंस किस तरीके से सोसाइटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हमने देखा था ना कि प्रोबेशन ऑफिसर को सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करती है जो भी पर्सन अपॉइंट हो सकता है। फिर है पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस टू प्रोबेशन ऑफिसर्स, और कोई भी सब्सिडी जो सोसाइटी को दी जाए और अदर मैटर्स, इन पर जो है वो रूल्स बना सकती है, और जैसे ही रूल्स बना लेंगी तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उसे लेट डाउन भी करना होता है।
फिर उसके बाद है सेक्शन 18 सेविंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट। इसमें बोला गया है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अफेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट। फिर देन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और कोई भी अदर लॉ जो कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स या फिर बॉस्टल स्कूल से रिलेटेड है। फिर है सेक्शन 19 जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। अब इसमें आप देखोगे लिखा है कि सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, बट अब जो है ये सेक्शन सीआरपीसी 1973 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 एंड 17 सेक्शन 360 ऑफ द सीआरपीसी shall cease to apply this to the states or parts thereof in which the act is brought into force। तो एक बार हम फटाफट से इस एक्ट को वापस देख लेते हैं कि इस एक्ट का नाम है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1950। एक्ट नंबर 20 है 1958 का। 16 मई 1958 को इसको एसेंट मिली थी, और इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग होती है, क्योंकि जहाँ पे भी इन्फोर्स्ड हो। राजस्थान में इसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर 1962 है, और मध्य प्रदेश में इसकी डेट है 1 फरवरी 1962। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं कि ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पे रिलीज करना या फिर आफ्टर ड्यू एडमोनिशन रिलीज करना। डेफिनेशंस इसमें 4 है। कोड सीआरपीसी 1973, प्रोबेशन ऑफिसर जो सेक्शन 13 में है। प्रिस्क्राइब डजंट मैटर, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन सीआरपीसी से लिए जाएंगे जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में जो है आप एडमोनिशन पे रिलीज कर रहे हो, सेक्शन 4 में आप प्रोबेशन पे रिलीज कर रहे हो पर्सन को, ठीक है। ये सब है यहाँ पे। सेक्शन 5 में बोला गया है कि जिस ऑफेंडर को हमने रिलीज किया उससे हम कंपनसेशन और कॉस्ट भी जो है मांग सकते हैं, और उसे एज रिकवरी से फाइन किया जाएगा। सेक्शन 6 में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 21 ईयर्स के अंडर के किसी ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया हो जो कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं है, तो उससे रिलेटेड। सेक्शन 7 में बोला गया है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। सेक्शन 8 में बोला गया है कि जो भी कंडीशंस थी प्रोबेशन की उनको आप वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कोर्ट, बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी भी देंगे हर्ट करने की, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 9 में है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड, अगर वो फेल हो जाएगा तो आप उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए पनिशेबल ठहरा सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम की फेलियर है तो पेनल्टी लगा सकते हो नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। सेक्शन 10 में है प्रोविजन एज टू श्योरिटीज़, इसके सेक्शंस मैंने आपको बता दिए थे। फिर है सेक्शन 11 कोर्ट्स जो भी हैं अपीलेट कोर्ट हो रिविजनल कोर्ट हो, सबके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है, बस हायर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद सेक्शन 12 में है कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग द कन्विक्शन, यानी कि जो ऑफेंडर है उस पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच नहीं होगी अगर उसे रिलीज किया गया है सेक्शन 3 और 4 के अंडर। सेक्शन 13 में हमारा प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइन किया गया है, जिसमें 3 तरीके से बताया। एक तो स्टेट गवर्नमेंट जिस भी पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगी, या सोसाइटी जिसको रिकॉग्नाइज करेगी, और एक्सेप्शनल केसेस में जिसे कोर्ट मानता है कि वो फिट है। और लास्ट में सेकंड क्लॉज में ये भी बताया गया है कि कोर्ट जो है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो भी डिसाइड कर सकते हैं सुपरविजन ऑर्डर के अंडर के लिए प्रोबेशन ऑफिसर्स को, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम में। फिर सेक्शन 14 में है ड्यूटीज़ बता रखी है प्रोबेशन ऑफिसर्स की, इंक्वायर करने की, सुपरवाइज करने की, सुटेबल एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने की, एडवाइज और असिस्ट करने की ऑफेंडर्स को, और अदर ड्यूटीज़। सेक्शन 15 में है कि वो पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे प्रोबेशन ऑफिसर। सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। 17 में पावर टू मेक रूल्स बता रखी है, इसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है बट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये पावर्स देख लेना जो है मैंने बता दी हैं। उसके बाद 18 सेविंग ऑपरेशन, सेक्शन 19 में सेक्शन 360 आएगा सीआरपीसी का। दैट्स इट, थैंक यू।